अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक जगह पे लेके आया हूँ। ये मैं आप मेरे बैक पे आप चेक कर रहे होंगे कि आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं जो खड़े हुए हैं एक ख़ास तरीके से। ये जो इंग्लैंड की आप कह सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट जगह है। ये पत्थर ये आज से 4-5 हज़ार साल पहले के हैं, यानी ये 2 से 3 हज़ार कबल मसीह के हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2 से 3 हज़ार साल पहले के हैं। तो ये लोकेशन जो आप कह सकते हैं कि 4 से 5 हज़ार साल पुरानी लोकेशन है। इन पत्थरों की अपनी एक हिस्ट्री है। आपको वीडियो के एंड पे सारा व्यू भी दिखाऊंगा और इसकी हिस्ट्री भी बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। तो मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा और ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए ये वीडियो जो होगी ये एक अहम किरदार अदा करेगी। आज जो मेरा मौजू है वो एक बहुत यूनिक मौजू है। आज जिस मौजू में मैं बात करूँगा पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर, जिसमें स्टेज ड्रामे भी शामिल हैं, जिसमें गेम शोज भी शामिल हैं, मॉर्निंग शोज भी शामिल हैं, कि वो पाकिस्तानी ड्रामों ने पाकिस्तानी सोसाइटी में क्या किरदार अदा किया है और बाकी जो शोज़ वगैरह चलते हैं, थिएटर है, पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी अवाम पे क्या असर डाले हैं और उसकी क्या कमियां बाकी रह गई हैं, जिसकी वजह से आज जो है आज पाकिस्तान के जो मीडिया है, पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो इस हाल पे पहुंच गई है। जो दूसरा हिस्सा होगा वो मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है। हमारी कौम ने उससे क्या हासिल किया है, क्या उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या हमारी कौम उसके लिए रेडी थी कि नहीं रेडी थी। क्योंकि मैं आपको पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मुझे वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने का मौका मिला अल्लाह ताला के फजल से, और मुझे डिफरेंट लोगों से बात करने का मौका मिला, जिसमें अमेरिका से लेकर आप कह सकते हैं कि अफ्रीका तक, स्कैंडिनेविया से लेकर और जो रशियन स्टेट्स तक भी। तो मुझे काफ़ी मौका मिला, तो मुझे लर्न करने का मौका मिला कि डिफरेंट नेशन जो होती हैं वो कैसे तरक्की करती हैं और वो किस वजह से पीछे रह जाती हैं और क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कोई कौम जो होती है तरक्की नहीं कर सकती और जिसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार रहती है। तो इसके बारे में बात होगी। जो तीसरा मौजू होगा वो मैं बात करूंगा जो हमारी कौम का और ये कलमिया, जो हमारे पूरे एशिया का आप कह सकते हैं कलमिया, वो है रंगत। जो हमारे रंगत के बारे में बात करूंगा कि हमारा एक गोरे रंग है जो रंगत के बारे में, और काला रंग, गोरा रंग और जो ब्राउन रंग जो है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये भी एक हमारी कौम का एक कलमिया है। को फेयर एंड लवली जो आप सब जानते हैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्रीम है, पर ना कि पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्रीम है। और जो आखिरी मौजू में जो चौथा हिस्सा होगा वो बात करूँगा खुशी के बारे में, क्योंकि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। तो खुशहाल ज़िंदगी के लिए मैं बात करूँगा कि खुशी किसी किस्म की होती है, क्योंकि आपसे कोई बंदा सवाल करे कि आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं, तो उसके बारे में बात करूँगा कि खुशी कितनी किस्म की होती है और इंसान को खुश रहने के लिए कि क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो मेरी एक रिसर्च मैंने की है, जो हिस्टोरिकल रिसर्च की है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। दुनिया के डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने और जो हिस्टोरिकल पीपल्स ने उसके बारे में बात की है, तो वो आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तो आपको उससे लर्न करने का काफ़ी मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में बात करूंगा। एक वक्त होता था कि जब वो छोटे थे, उससे पहले कि मैं अपने माँ बाप से भी सुना कि पाकिस्तानी ड्रामा का एक नाम होता था, उसके अंदर एक स्टोरी होती थी, उसके अंदर एक एक्टिंग होती थी, हर बंदा बड़ी मेहनत से उसके अंदर किरदार अदा करता था। और सरहद की उस पार भी इंडिया में भी जो मशहूर जो उनके एक्टरों के मैंने इंटरव्यू भी सुने हैं, मैं पढ़े भी हैं, उन्हें पाकिस्तानी ड्रामों को देख के ही अपनी एक्टिंग में इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। और मैं कई प्रोमिनेंट जो वहाँ की जो हीरोज़ हैं उनके मैंने इंटरव्यू भी सुन चुका हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों से जो अपना जो एक्सेंट होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो सीखा है। क्योंकि वहाँ देखा जाए तो वहाँ भी ज़्यादातर जो मूवीज़ के अंदर जिसको वो हिंदी कहते हैं, उर्दू ही बोली जाती है, तो वो उससे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। उसके बाद वक्त गुजरता गया और पाकिस्तानी ड्रामों में जो वक्त के साथ साथ जो होती है कोई चीज़ की रेपुटेशन जब बन जाती है तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आती है। जिस दुनिया में कई आप देख सकते हैं, दुनिया में जितने मुल्कों में कोई भी चीज़ होती है वो रेपुटेशन पर चलती है। जो रेपुटेशन बढ़ती जाती है उसके अंदर इनोवेशन लेके आते हैं, वैरायटी लेके आते हैं, उसमें मेहनत करते हैं ताकि लोगों की अपनी तरफ, ताकि लोगों का इत्मीनान में इजाफा हो। लेकिन हमारे जो रीजन है, हमारे मुल्क में इसका उल्टा हुआ है। उसका हुआ क्या है कि ड्रामों के आस्ता वक्त गुजरता गया और ड्रामों के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उसकी क्वालिटी में कमी आई है और वो कुछ हाथों के अंदर ही एक किस्म का, वो कुछ हाथों के अंदर ही आके एक किस्म का पुतली तमाशा बन के रह गया। उसके अंदर हुआ क्या है कि ये ड्रामे जो हैं उसके अंदर कुछ लोगों ने एक अपनी इजारादारी कायम कर ली है। ड्रामों की ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्शन जो है कराची मूव हो गई है। उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले होता यह था कि लाहौर से और कोयटा से, पेशावर से और डिफरेंट थे, आपको एक किस्म का मिक्स किस्म का कल्चर, मिक्स किस्म के आपको एक्टिंग देखने को मिलती थी, आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलता था। अब आप देखते हैं ड्रामा के अंदर वो वैरायटी नहीं रह गई। अब कराची के एक्टर ही हैं, वो हर किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं। वो पंजाब में आप देख सकते हैं, पंजाब पे भी ड्रामा बनाना हो तो उसमें वही एक्टर हैं, उसी किस्म का। वो कराची, हर बंदे का, हर इलाके का अपना एक्सेंट होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी है कि यहाँ के हर सिटी का, हर इलाके का अपना एक्सेंट है, वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो चक्कर नहीं है पाकिस्तान के अंदर है। तो उसके अंदर ये हुआ है कि वो एक किस्म का आपने जो एक्टर तो कराची मूव हो गया वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गया। अब जो नहीं मूव हो सके, वो बिल्कुल एक किस्म का तरीका हिस्सा बन गए।
जिसकी वजह से पाकिस्तान ड्रामे का बहुत नुकसान पहुंचा है। और उसके अलावा क्या हुआ कि कुछ फनकारों ने जिनके पास थोड़ा पैसा आ गया, किसी भी तरीके से पैसा है, पैसा आना कोई बुरी बात नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है कि पैसा है, पैसा आना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पैसे का गलत इस्तेमाल करना और उसको फिर अपनी ही और फिर इसको अपनी इजारादारी के जरिए काम के जरिए उसको इस्तेमाल करना, उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। अब हुआ ये है कि कुछ एक्टर्स ने और कुछ प्रोडक्शन हाउसेज ने मिल के एक प्रोडक्शन हाउसेज बना लिया, जिसमें खुद ही ड्रामे बना रहे हैं, खुद ही एक्टिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, अपने मसान फंद लोगों को ला के वो एक किस्म की खिचड़ी बन गई है। आप देखते होंगे पाकिस्तान ड्रामों में ऐसा लगता है कि एक ही किस्म के एक्टर हैं, वो हर किस्म के प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि एक घर चेंज होकर एक घर से चेंज होकर दूसरे घर में आ गए हैं। आप महसूस करते हैं कि एक किस्म के आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात है। और दूसरी बात ये है कि ड्रामे के अंदर कोई स्टोरी भी नहीं रहेगी। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, आप ड्रामे के अंदर स्टोरी चेक कर सकते हैं, 2-4 स्टोरी के अलावा कोई स्टोरी नहीं है। वो क्या स्टोरी है? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। जिसका मतलब ये है कि वो क्या है कि बंदे की शादी हुई है, उसने बाहर रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, जिसमें वो रिलेशनशिप उसकी साली भी शामिल है, बाहर के अफेयर चल रहा होगा, बीवी को तवज्जो नहीं दे रहा होगा, बीवी का अपना डिप्रेशन का शिकार होगी, बीवी अपना किसी अफेयर चलाने के चक्कर में होगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ड्रिंकिंग का बहुत आमतौर पर दिखाया जाता है, दिखाया गया, जैसे पाकिस्तान में ड्रिंकिंग बहुत आम हो रही है, एक वो दिखाया गया। और उसके अलावा आप जो देखिए सास बहू का मसला जो घर के अंदर दिखाया गया कि इस किस्म का रिफ्ट दिखाई गई है रिश्तों के बारे में, कि देखा जाए पाकिस्तान में कोई मसला ही कोई नहीं, एक किस्म का एक सोसाइटी की सिकनेस को दिखाया गया कि सोसाइटी हमारी ज़हनी तौर पर कितनी बीमार है, कि हम घरों के छोटे छोटे मिसाल के अंदर इतने उलझे होते हैं कि हमने कौम के बारे में, मुल्क के बारे में और दूसरे जो मसले मिसाल उनके बारे में सोचने का टाइम ही हमारे पास नहीं होता। अगर कोई बंदा हमारी ज़बान को समझता हो और हमारे ड्रामा को देखे, वो अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपको वो सोचने पड़ जाएगा यार ये किस किस्म की कौम है जिनको अपने घर के छोटे छोटे मसले जिनका होने भी नहीं चाहिए। जिसको मैं पहले एक वीडियो कर चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना, वो फसाद की जड़ है। उसी को दिखा के ना खिचड़ी बना के वो एक बंदा है, वो एक औरत है या कोई बंदा है, वो सारी ज़िंदगी सफ़र करता है, एंड पे ड्रामे पे क्या करते हैं वो एंड पे बिल्कुल सारे माफ़ी वही मांग लेते हैं, सारे मिल के रहना शुरू कर दो जी। वो जिस बंदे की सारी ज़िंदगी तबाह होगी और एंड माफ़ी मांग लो, उससे फ़र्क क्या पड़ना भाई? सारी ज़िंदगी चलेगी ना, एंड उसकी सारी ज़िंदगी जो उसने अपने जो सारी ज़िंदगी जो गम थे उसने सारे ले लिए, तो वो एंड में माफ़ी मांगने का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसी वजह से आप देखा होगा उर्तुगोल ड्रामा जो आया उसने सबका फ़र्क कर दिया। कई लोग उसके हक़ में है, कई उसके खिलाफ है, मैं उस बात में नहीं जाता। कई लोग तुर्की नहीं जा चुके, क्योंकि पाकिस्तान एक टूरिस्ट कंट्री कभी भी नहीं रहा। तुर्की की सारी इंडस्ट्री जो है उसमें तुर्की जो है उसमें टूरिज्म जो है एक वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री है। वहाँ पे लोगों को रहने खाने का स्टाइल कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप तुर्की जाने का मौका मिले, आपको पता चलेगा कि वहाँ का जो बहुत ओपन किस्म की सोसाइटी है वो, तो इसलिए लेकिन उनका एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने ड्रामे को इनोवेशन दी है, वो आप डिफरेंट किसी वैरायटी लेके आए हैं और पूरी दुनिया में छा गए हैं। आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे ड्रामा में वो मेरे पास तुम हो बनाया, जिसमें बताया गया एक औरत एक मर्द से नहीं रहना चाहती, जिसमें बेशक औरत की गलती क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं रहना चाहती भाई, उसी को खिचड़ी कुचड़ी बनो के वो ड्रामे को एक किस्म का आप देख सकते हैं कि उस ड्रामे को उन्होंने एक किस्म का ऐसा रंग दे दिया कि पूरी कौम का एक बहार में मुब्तला कर दिया, जिसमें कौम की कोई तरबियत नहीं हो रही, कौम उससे कोई लर्न नहीं कर रही। अब अक्सर लोगों का ये भी है कि कल्चर ये हमारा कल्चर है। हर कौम का कल्चर जो होता है वो उसकी प्राइड होता है। कौम बढ़ती उस वक्त आगे है जब आप अपने कल्चर में से या अपनी ज़ात में से जो चीज़ें सही नहीं होती उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं साथ साथ। अब दुनिया में लोगों ने तरक्की, दुनिया में जितनी आप कौम देख लें, तरक्की भी उन्होंने इसलिए की है, अपने अंदर जो गलतियाँ देखी उनको वक्त के साथ साथ उन्होंने दूर किया है। और ये नहीं उन्होंने किया कि अगर कोई चीज़ उनके अंदर गलत है आप उसी के ऊपर बैठ गए। इंसान गलती से कभी नहीं मरता, इंसान गलती पे कायम रहने से मरता है। और यही हमारे ड्रामों का हाल है और यही हमारी कौम जो आज जिसका फेस कर रही है। हम गलती पे गलती करी जा रहे हैं, लेकिन हम गलती पे कायम भी हैं। और यही आप देख सकते हैं कि इंडियन ड्रामे जो थे वो भी इसी हाल का शिकार हैं, उसी लहर को हम अपने ड्रामों में ले आए हुए हैं। इसलिए वहाँ पे कुछ लोग, अब आप देख सकते हैं कि वो अब वही फिल्म इंडस्ट्री का हुआ है कि वही एक्टर जिनको आप छोटी स्क्रीन पर देखते हैं वही एक्टर उठ के बड़ी स्क्रीन पे आए हुए हैं। ये कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता। साल के तौर पर कि मूवी है जो है, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, उसमें वो एक ही एक्टर है और राइटर भी वही सेम है, उसने मूवी बनाई है। उसके बाद उसी राइटर का जो ड्रामा दूसरा जो आया मेरे पास तुम हो, उसमें भी वो राइटर भी सेम है, वो एक्टर भी सेम है। हम अंदाज़ा कर सकते हैं वो बड़ी स्क्रीन पे वही है और छोटी स्क्रीन पे वही है। यानी हम इतने मेंटली तौर पे हम इतने सिक हैं कि हम चाहते हैं कि सारी ग्लोरी हमें मिल जाए, सारी मशहूरी हमें मिल जाए, कोई और ना ले पाए। हाँ, ये होती है, ये छोटी सोच की निशानी होती है। यही होती है जो कौम को जो तरक्की करने रोकती है, कि हम किसी और को जो जिस पर टैलेंट होता है उसको टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते और दूसरों को लेक्चर देते पड़ते हैं। और यहाँ मैं किसी को लेक्चर नहीं दे रहा, मैं एक किस्म की तस्वीर कशी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अगर कोई समझता हूँ कि लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं लेक्चर नहीं मैं दे रहा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर ड्रामे बनाने हैं तो आप उस ड्रामे के अंदर एक वैरायटी लेके आएँ, लोगों को अखलाकी तरबियत दें, लोगों को के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज लेके आएँ, लोगों को इसकी सिकनेस से निकालें, लोगों को बताएं कि खुशहाल ज़िंदगी जो होती है उसकी वो कैसी होती है। ये चीज़ लोगों के अंदर लेके आएँ। आपकी मेहरबानी है, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि लोगों को अच्छा सबक दें, लोगों को टीच करें, लोगों को अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आएँ, रादर दैन के लोगों के अंदर सिकनेस लेके आएँ। दूसरा, आप थिएटर पर देख लें, मुझे थिएटर जाने का पाकिस्तान मौका मिल चुका, जो पंजाबी के जो स्टेज ड्रामे वगैरह लगते हैं
और उसके अब थिएटर में चेक कर लें कि अब थिएटर में, अब पाकिस्तान का थिएटर में जो ज़बो-हाली का शिकार है वो हमेशा रहा है। उसमें क्या है, कुछ लोग कुछ जो एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना थोड़ा नाम बनाया, जो डिफरेंट छोटे-छोटे शहरों से आ गए हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा, मैं उनके टैलेंट का बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन ये है कि उसके अंदर आप देखते थे फहाशी है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो जो वल्गर किस्म का डांस है, क्या हमारे कल्चर का हिस्सा है। अब उसके मध्य होता है कि स्टोरी बिल्कुल भी नहीं होती, कोई स्टोरी लेके नहीं चलते। अब मैं ये नहीं कहता कि बाहर के मुल्क में थिएटर जो बहुत साफ सुथरा है, यहाँ भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ भी बहुत किस्म की वल्गैरिटी दिखाई जाती है। लेकिन आप यहाँ के थिएटर के अंदर जो बाहर से हॉलीवुड के एक्टर भी आते हैं, यहाँ लंदन का एरिया कोवेंट गार्डन, वहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ हॉलीवुड से लोग आते हैं, वो वहाँ पे काम करना अपने लिए एक आज़ाद समझते हैं, वो वहाँ से लर्निंग चीज़ होती है उनको, वो कुछ से लर्न करते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है कि वो स्टेज एक्टर वो एक खिचड़ी से बनी होती है, इकट्ठे होते हैं, आते हैं, जो मुँह में आता कही जाते हैं, उसी तरह वो अगला आता है और अपने जुगतें मारता है, कोई एक जुगत मशहूर हो जाती है, वो अगले 10 ड्रामों में चलती है। उसी तरह वो ड्रामे चलते रहते हैं, पता भी नहीं चलता ड्रामा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कोई स्टोरी नहीं होती। उसके बाद होता क्या है कि ये क्योंकि इनकी इलाकी तरबियत तो नहीं होती, ये बहुत गरीब घराने से आए होते हैं, एकदम पैसा आता है, वो पैसों को संभाला भी नहीं आया होता है कि कई ज़्यादा शादियां कर लेते हैं, कई पैसों को इधर उधर उड़ा देते हैं। और कल को क्योंकि ज़िंदगी में जब इंसान अच्छा वक्त आता है, इंसान बुरा वक्त होता है, अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त भी आता है। अच्छा सही इंसान वो होता है जो हर वक्त को संभालना जानता हो, जिसने अपने लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ की हो कि मुश्किल वक्त भी आ जाए उसको अच्छे से निकाल सके। यही नहीं कहा गया कि आपके जो अमाल हैं, आप जो वहाँ जो भी अच्छे अमाल करेंगे, कल को आपके मरने के बाद काम आएंगे, यही चीज़ें होती है ना। इस तरह के इंसान अपने रेनी डेज के लिए भी कोई ना कोई चीज़ संभाल के रखें। अभी मैंने कई दफ़ा टीवी देख चुका हूँ कि जब इन एक्टर्स को बुरा वक्त आता है, कहते हैं हुकूमत हमारी हेल्प नहीं कर रही, हम जी सरमाया है, हमने अवाम की बड़ी खिदमत की है। भैया आपने अवाम की कोई फ्री खिदमत नहीं की, आपने जो भी काम किया उसके पैसे लिए हैं। आप देखा जाए बाहर के मुल्क में जो एक्टर्स हैं वो काम करते हैं, अपने काम के साथ टैक्स देते हैं, वो उनका बुरा वक्त आ जाए वो हुकूमत को नहीं कहते ये हमारी हेल्प करो, और ना वो ये कह रहे होते हैं कि हमारी हुकूमत हमारा ख्याल नहीं कर रही। भाई जब आपके पास पैसा आ रहा है तो क्या आप हुकूमत का ख्याल कर रहे होते हैं, क्या आप टैक्स दे रहे होते हैं? आप तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते। फिर अगर आपको जब पैसा आता है, आप या तो हो ना कि आपका फ्री काम कर रहे हैं, आप हमारी जो फौज सरहदों के मुल्क की हिफाजत कर रही है, आप उनसे बड़ा कोई काम कर रहे हैं। भाई वो तो निकल लो कहते हैं आके हुकूमत हमारा ख्याल नहीं करती, उनको भी उन चीज़ की तनख्वाह मिलती है, वो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा अजीम काम कर रहे होते हैं। आपको भी अपने काम की उजरत मिलती है, आपको अपने काम का पैसा मिलता है, तो आपको अगर वो संभालना नहीं आता, कल को हुकूमत पे आके हुकूमत की अपनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं आपसे इस वक्त मैं यहाँ पे कोई सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहा, इसलिए आपकी अपना मसला है, आपको अपने मसले खुद हल करने हैं। आपको अगर आपको पैसे आए, आपको पता ना ये कल बुरा वक्त भी आ सकता है। ये कल को आप किस तरह कई मशहूर एक्टर हैं, जब बाबू बराल, ये मस्ताना भी है और कई भी आए हैं जिनको आप देखा बेचारे बुरे हालात का शिकार रहे हैं। क्या वजह? जब पैसा था उसको ठीक ठाक याशी की, उसको ये भी सोचा कल को बुरा वक्त भी आ सकता है। कल को बुरा वक्त आया तो एक वो इबरत का निशान बन गए। उसकी वजह दूसरे एक्टर्स को भी उससे कुछ लर्न करना चाहिए। इसलिए होता है कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है, दूसरे से हम सीखना नहीं चाहते, हम समझते हैं हमारे पास बुरा वक्त आ नहीं सकता। उसी तरह के जो बंदे जिंदा होते हैं समझते हैं मौत हमारे पे तो नहीं आनी भाई, जो जिस भी आ गई है वो हम एक किस्म खुद फरेबी का शिकार रहते हैं। और यही खुद फरेबी जो होती है वो आपको जो होती है वो ये खुद फरेबी जो होती है इंसान के लिए बहुत खतरनाक होती है। खुद फरेबी से बड़ा कोई इंसान कह सकते हैं कोई भी बड़ी चीज़ नहीं हो सकती जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं आपको ये करूँगा कि अभी भी टाइम है, एक अपनी तंजीम बनाएं, बैठें, प्रोड्यूसर के साथ बैठें और ड्रामे में एक स्टोरी लेके आएँ, एक स्टोरी को लेके आगे चलें। उससे क्या होगा कि लोगों का इत्मीनान बहाल होगा। मैं अक्सर मैं स्टेज शो की मैं स्टेज शो का माहौल भी देख चुका हूँ। आम फैमिली के साथ वहाँ जा नहीं सकते और आम रीजनेबल तरीके से वहाँ नहीं जा सकते जिस तरह के लोग आए होते हैं। अगर आप अच्छी स्टोरी लेकर चलेंगे, आप उसके अंदर जो भी जगह लगाना चाहते हैं हम लगाएं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो लेकिन आप एक स्टोरी लेकर चलें ताकि लोगों के आप इत्मीनान बहाल हो और आपकी इज्जत हो। फिर उसके बाद दूसरी बात ये अपना उससे क्या होगा कि आप एक पूरी प्रॉपर इंडस्ट्री बने, कॉपीराइट हो, ताकि आपका ड्रामा हर बंदा ना चला सके और आपके जो भी ड्रामा चलाए आपको उसके राइट्स मिलने चाहिए। इस तरह एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं। अगर आप बाकी कामों के लिए तो सड़क पे आ जाते हैं, इस काम की सड़क पे आए, एक कॉपीराइट सिस्टम होना चाहिए ताकि आपके ड्रामों को कोई भी ना वॉच कर सके। एक कॉपीराइट सिस्टम हो जाके कोई बंदा वॉच करे, जितना बाहर के मुल्क में होता है, तो उससे क्या होगा आपको उसके पैसे मिलेंगे, जो बंदा वॉच करेगा आपको खुशहाली आएगी और आपका नाम होगा और दुनिया आपको इस नाम से जानेगी। तो ये मेरी दरख्वास्त है। अब मैं बात करूँगा जो मॉर्निंग शो होते हैं और जो गेम शो वगैरह होते हैं और उसके बाद जो मजहबी शो चल रहे होते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स शो चल रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि एक एक्टर है वो ड्रामा में काम भी कर रहा है, वो मूवीज़ के अंदर भी आ रहा है, वो गेम शो के अंदर भी आ रहा है। वही बंदा जो है आप देख रहा होगा वो उसके स्पोर्ट्स शो में भी आ रहा है और मजहबी शो में भी आई जा रहा है। तो वो एक किस्म का ना, एक किस्म की अजीब किस्म खिंचड़ी, कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं हो, हर चीज़ का एक्सपर्ट बना पड़ा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बंदा मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस तरह पे नए लोगों को जिनके अंदर टैलेंट है उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। अब जिस तरह फर्ज कर लेंगे मैं बैठा हूं, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं, मैं तो यहाँ बड़े टीवी प्रोग्राम में नहीं आ सकता, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। मैं बैठे वो कहते हैं ना पाकिस्तान में दिल छोड़ी के लिए यहाँ बैठ के यूट्यूब पर अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह के फजल से मुझे मौका मिला दुनिया घूमने का, मुझे लर्न करने का मौका मिला, मुझे अल्लाह ताला के फजल से इल्म हासिल करने का मौका मिला, तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं अदरवाइज मेरे पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि मैं आगे बड़े टीवी पे आके आपके सामने बात कर सकूँ। मैं इसी तरह इन लोगों ने अपनी मोनोपोली बना ली हुई है, आम लोगों को तो आने नहीं देते आगे बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा मसला है
कि यहाँ पे वहाँ भी गेम शोज़ के अंदर भी आप चेक करेंगे, अजीब जी तरीके लोगों को पागल बेवकूफ़ बनाया हुआ इन्होंने, वो क्या कुछ PR बढ़ती है। वो एक ड्रामा एक गेम शो चलता है जिसमें एक एक्टर आता है और बाकी एक्टर भी कहता है गेम शो में आ जाओ, इससे क्या मशहूरी ज़्यादा होगी और मेरा ज़्यादा नाम होगा और डिफरेंट सियासतदानों से लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और मेरी एक प्रोफाइल बढ़ेगी और मेरा नाम बढ़ेगा। वो आप देख सकते हैं कि जो मजहबी शो भी लगते हैं उसके अंदर अजीब सी पगड़ियाँ हर बंदे ने, और मौलवी हज़रात भी जो होते हैं, नाता पढ़ने वाले भी, हर बंदे की अपनी अपनी रंग की पगड़ी अपने आप को दिखाना कि मैं बड़ी शाह। वो एक किस्म की ना होते हैं प्रोडक्ट जिस तरह होती है, फ़र्ज़ कर लें कि आपको दूध कोई बाय करते हैं, आप चाय बाय करते हैं, उनके प्रोडक्ट होती हैं, हर बंदा वो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। इस तरह ये बंदे भी ना अजीब किस्म के कलर की पगें पहन के आ जाएंगे, अजीब तरह कपड़े पहन के आ जाएंगे, लश पश तरीके से आ जाएंगे। अच्छे कपड़े पहनना इस पर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं मजहबी लिहाज से, वो हमारा मजहब तो सादगी पे कायम है। सादगी तो हम हज़ारा नहीं करते। क्या हमारी पाकिस्तान की अक्सर मेजॉरिटी लोग गरीब नहीं है? क्या आप उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठ के? तो मेरा सवाल यही, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस बारे में सोचें। जो भी इसके बारे में फैसला करने वाले लोग हैं उनको इसके बारे में फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुल्क के लिए ऑलरेडी बहुत नुकसान पहुँचा दिया हुआ इस चीज़ ने, आगे भी कौम को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इससे मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस बारे में प्लीज़ सोचें। अब मैं बात करूँगा टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में आप देख ही सकते हैं कि वो ईद के ऊपर हमारे मौलवी हज़रात कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को और साइंस को अपने जूते के नोक पे रखते हैं। अब कितनी बड़ी मुनाफिकत है। उन्होंने अपने वो जो ग्लासेस लगाए हुए हैं वो भी साइंस की टेक्नोलॉजी है। जिस दूरबीन से बैठ के वो चांद को देख रहे होते हैं वो भी साइंस की ज़्यादा। भाई साइंस जो है, साइंस का इस्लाम का आपस में ताल्लुक है। इस्लाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं कि इल्म हासिल करो, बेशक आपको चीन जाना पड़े। इल्म हासिल करना जो है वो तो इस्लाम की मिरास है। इल्म हासिल करना तो बारे में इस्लाम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा कि इल्म हासिल करो। उससे क्या होगा कि आपको इन्वेशन होती है, आपका ज़हन खुलता है, आपको लर्न करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं कि इस्लाम में कि हमारे जब तक इस्लाम के अंदर टेक्नोलॉजी पे काम होता रहा, हमारे एजुकेशन पे काम होता रहा और नई नई टेक्नोलॉजी आती रही, जिसमें बुइल सीना भी शामिल है, जिसके बारे में आज भी यूरोप आज भी उनके बारे में बात करता है कि इस्लाम का नाम था। जब हम टेक्नोलॉजी से, इल्म से दूर हटे, आज हमारा हाल देख लें कि हम अपनी अना के लिए इस हद तक चले जाते हैं, झूठ बोलने से बात नहीं आते हम, कि हम आज तक इस बात पर इकट्ठे नहीं हो सके ईद हमने एक दिन करनी है। अगर भाई इस वो मसला ये है कि अपनी इजारादारी कम होती है, अपनी वो चौधराहट नहीं वो होती है, चौधराहट किस्म की बल्ले बल्ले जो नहीं होती है वो कम होती है। वो अपने इर्द गिर्द अपनी मर्जी के 4-5 मौलवी बैठा लिए, हर बंदे का नाम लेना शुरू कर दिया, ये मौलवी है, ये मौलवी है, ताकि उनका नाम भी साथ आ जाए। वो जिस तरह नहीं होता, आप जाते हैं कई मनारे पाकिस्तान या कई जगह पर जाएं, हर बंदे ने अपना नाम लिखा होता है। हमें अपने आप को वैसे ही हीरो बनाने का शौक है हर जगह, कि मैं नाम लिख दो हमारा, उससे बड़ी बात हो जाएगी। इस तरह वो होता है कि उसने हर बंदे का नाम लेना जरूरी होता है कि मेरा नाम आया था टीवी पे जी। हम इस किस्म की छोटे ज़हन के लोग हैं, इसी वजह से आज हम इस मकाम में पहुंचे हुए हैं। देखिए, मैंने यहाँ पहले भी बड़ी देर कहा था, जब पाकिस्तान में स्मार्टफोन आया था, कि पाकिस्तान स्मार्टफोन के लिए अभी इतना रेडी नहीं था। अब बाहर की कौमों में ना यहाँ पे एक कानून है, यहाँ पे कानून के जरिए चलता है। यहाँ पे अब पाकिस्तान में जब स्मार्टफोन है तो उसके अलावा उसके बाद क्या होता है, कई लोगों ने अब लड़कियों की ये गलत किस्म की वीडियो बना के उसके बारे में उनको ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा किया है। अब इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कानून मौजूद है, यहाँ पे किसी जरूरत नहीं है कि अगर यहाँ पे भी सेपरेशन होती है, डिवोर्सेज होती हैं, लेकिन किसी जरूरत नहीं है कि किसी की वीडियो जो है अपलोड कर दे या वीडियो को ऐसे उसको किसी को ब्लैकमेल करे। उन्होंने इसका इतना सख्त कानून बना दिया हुआ है कि उसकी सख्त सजा है। कोई भी बंदा ऐसा करने से पहले 10,000 सोचता है। जो बहुत ही क्रिमिनल माइंड का बंदा होता है ना, वही ऐसा कर सकता है यहाँ पे, अदरवाइज आम बंदे की जहाँ जरूरत कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए और उनसे अपना मतलब निकलवाने के लिए, जब अपनी बहन की बारी आती है तो हम मारने मोड़े पर तुल जाते हैं, जब किसी की बारी आती है तो उसकी वीडियो हमारे अपलोड कर लेते हैं। कितनी शर्म की बात है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान में जो ना वो जो टेक्नोलॉजी आई थी वो अभी इस चीज़ के लिए पाकिस्तान रेडी नहीं था, क्योंकि कौम जो है अभी वो जहालत की अंदर से बाहर निकल नहीं सकी। तलीम का एक सिस्टम जो है वो आप सब जानते हैं, उस बारे में मैं उस बारे में लंबी बात नहीं करूँगा कि तलीमी एक किस्म बिजनेस बन चुका है। वो एक छोटी सी कोठी के अंदर स्कूल खोले हुए हर बंदे जिसका पैसा थोड़ा बहुत है, तो आप उसका इसलिए वो हाल देख सकते हैं कि जब तक कानून सख्त नहीं होगा, कई किस्म के जो आप सोशल मीडिया पे आप चेक कर सकते हैं, और जो कोई प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि जो जिनसी हरासा करने के कई वाक़े पेश आ चुके हैं, और कई रेप के केसेस पेश आए हैं, कितना कुछ हो रहा है। आप उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कानून सख्त नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि वालिदैन जो है वो एक जनरेशन गैप है हमारी कौम। जनरेशन गैप क्या होता है कि एकदम जब कोई चीज़ बहुत जल्दी माशरे में आ जाती है तो जो लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग तो उसको कैच कर पाते हैं आस्ता आस्ता, कुछ लोग होते हैं उनके लिए एक किस्म की ये एक खलास होती चीज़ होती है। जब हमारे वालिदैन हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी, फेसबुक और ये सोशल मीडिया जो है वो उनके लिए समझते हैं ये कौन सी बला है। लेकिन बच्चे जो हैं जो वो चीज़ें बहुत तेज़ हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं चलता। तो वो कहता है एक बहुत बड़ा गैप आ गया हुआ है बच्चों के अंदर, वालिदैन के अंदर। उस गैप की वजह से क्या उन्हें पता भी नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और कल को जब काम खराब होता है तो वो कहते हैं ये क्या हो गया। वो एक किस्म की उनके लिए एक किस्म का आप कह सकते हैं एक अजाब से कम नहीं होता। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं दरख्वास्त करूँगा जो अथॉरिटीज़ के साथ कि इसका सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। और दूसरी बात, किसी को एक तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई काम खराब होने लगता है इसको बैन कर दो। आप कितनी चीज़ों को बैन करेंगे?
बैन करने से कभी मसले हल नहीं होते। मसले हल क्या होते हैं कि आप एजुकेट करते हैं लोगों को, बताते हैं, आप एक किस्म का कानून लेके आते हैं। जब इसका मतलब कानून लेके उससे क्या होता है कि कोई बंदा जब कोई काम खराब करने लाता है उसको एक बार 10 दफ़ा सोचता है भाई कि अगर मैं ऐसी काम करूँगा मुझे सज़ा मिलेगी। और कानून के अंदर ही कानून क्या होता है सबके लिए बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने से इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। अब हमारे वहाँ पे क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों का ब्लैकमेल किया जाता है। हर बंदे ने अपने विंग्स बनाए हुए हैं। कोई बंदा कोई अब सही बात भी करे उसको सबसे पहले अगर कोई बंदा बात करने की कोशिश करे, अब जहाँ वो कहीं भी काबू ना आए उसके मज़हब पे काबू कर लेते हैं। उसने मतलब इसने जी इस्लाम पढ़ा इसे बात की पकड़ लो इसको। वो बंदा कई बंदे को चाहने की जरूरत भी नहीं होती कि आके आने पर बात कर सकें या कुछ सच्ची बात कर सकें, क्योंकि उन्होंने हर बंदे का ना एक खत्म ही हर बंदे का कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढा हुआ है। कोई जहाँ बंदा बहुत ज़्यादा बोले इसके मदद पे पकड़ लो। अब उस बारे में भी कानून होना चाहिए। क्या हम बाहर के मुल्क में आकर चाहते हैं हमारी पूरी मजहबी आज़ादी हो, अपने मुल्क में हम मजहबी आज़ादी देना नहीं चाहते। अब मजहबी आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही लोगों को बिल्कुल मादर पितर आज़ाद करता। मेरा मतलब वो कहने का नहीं, आप इसको गलत मतलब ना ले। मेरा मतलब कहने का कि अपने अंदर एक सब्र और बर्दाश्त का चीज़ लेके आनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि हमारा कि एक रब्बुल आलमीन है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन थे, सबके लिए थे, तो हमें हर चीज़ का मजहब का ठेकेदार बनने की ज़रूरत कोई नहीं है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इसकी हुकूमत के साथ और लोगों के साथ कि इसके बारे में कोई खास सख्त कानून बनाएं ताकि कोई किसी का ब्लैकमेल ना कर सके। और टेक्नोलॉजी के ऊपर ये है कि एक खास बॉडी होनी चाहिए जो इस चीज़ का मॉनिटर करे, जो चेक करे कि जो इसका अब्यूज़ कर रहा है, ताकि लोगों को उसके बारे में डर हो, उसको सलाह मिले। उससे क्या होगा, चीज़ें अपने आप उस नगर पर आना शुरू हो जाएंगी और लोगों पर चल जाएगा कि अगर कोई हमें ऐसी वैसी देखे। तनकीद करना हर बंदे का हक है, बिल्कुल तनकीद करें, खुल के तनकीद करें, 2 गाली में निकाल ले, नो प्रॉब्लम है। उस हाथ से आगे ना जाए जिससे अगले बंदे की ज़िंदगी खराब हो और बंदा पाकिस्तानी माशरा आप समझ सकते हैं किस तरह का माशरा, वहाँ पे बंदा बाहर कहते हैं मुंह दिखाने काबिल ना रहे, तो उस हाथ का बिल्कुल क्रॉस न करें। जैसे मेरी आपसे दरखास्त है। अब मैं बात करूंगा गोरे सांवले रंग के ऊपर और काले रंग के ऊपर। जब मैं बड़ा हो रहा था मैं देखता था पाकिस्तान के अंदर जो होता है ना गोरे रंग के बारे में, जब भी कोई रिश्ता होता था ना तो कहते थे कि सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता था कि रंग क्या था जी, रंग गोरा है, मुँह मथे लग दी है, मुझे पंजाबी में कहते मुँह मथे लग दी है। मिसाल के मैं ये भी सुनता होता कि जो अंदर बैठी हुई है ना तो बाहर चानन होना चाहिए, यानी इतना गोरा रंग हो अंदर बैठी तो बाहर रोशनी हो। इस किस्म की मेंटालिटी है हमारी कि हम एक तरफ कुरान में आ गया हुआ किसी गोरे को काले पर कोई फोकस हासिल नहीं और किसी अरबी को अजमी के ऊपर, और दूसरा एक लेकिन हमारा वो मतलब क्या है कि हम कुरान को सीधा पढ़ते नहीं है। हमारे अंदर एक मुनाफिकत है और हमारे अंदर खुद फरेबी है, क्योंकि हमारा यकीन हम सिर्फ नारे नूरे लगाने तक अमल के अंदर जब आता है तो हम वहाँ पे अपनी मर्जी की हदीसें और अपनी मर्जी की आयात ले आते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से हम आज इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। देखिए गोरा रंग जो है वो एक टेस्ट है। देखिए अल्लाह ताला ने सांवले रंग के काले रंग के अंदर एक जस्तजू डाल दी। अल्लाह ताला चाहता है कि आपकी जस्तजू जो है वो सिर्फ ज़ाहिर पे ख़त्म ना हो जाए, वो अंदर तक जाए। वो आप इंसान को अंदर से जाने की कोशिश करें। तो इंसान को अंदर से जाने की तभी कोशिश करेंगे जब आपका इंसान का रंग जब आपको बाहर से इतना अट्रैक्ट करे, लेकिन आप इंसान को अंदर जाने की जस्तजू करेंगे। उसमें सांवला रंग जो है और काला रंग उसमें अहम किरदार अदा करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सांवले और काले रंग के लोग खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो होता है ना गोरे रंग की एक अपनी अट्रैक्शन होती है, बंदा उसे एकदम देखते सारे अट्रैक्ट हो जाता है। वो फिर इंसान के अंदर उस बंदे को जानने की ज़्यादा जस्तजू नहीं करता। और यहाँ यही अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम इंसान को अंदर से जानने की जस्तजू करें। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर से जानने की जस्तजू के लिए सांवले रंग के और काले रंग के अंदर एक खास किस्म की खूबसूरती और अट्रैक्शन डाल दी है, और यही बेहतरीन रंग है। अल्लाह ताला चाहता है कि आप उस बंदे को अंदर से उस बंदे के अंदर से जस्तजू करें। आप अपनी जस्तजू को उसको सिर्फ ज़ाहिर को देख के ख़त्म ना कर दें। जिस तरह अल्लाह ताला आपको इस अपने कायनात के राज जो है उसको चाहता है कि उसको रिसर्च करें, उसको जाने, अपनी निशानी को अल्लाह ताला चाहता है उसको रिसर्च करें। इस तरह इंसान को रिसर्च करने इसको सख्त टाइम का उसको अंदर से जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो इससे यही वजह है कि अल्लाह ताला हमें चाहते हैं कि हमें अपनी जस्तजू जो है वो ज़ाहिर रंग को ख़त्म ना करें, उसको आगे तक लेकर जाएँ। उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब किसी इंसान से मिलें आप उसकी जस्तजू अंदर तक करें। उसकी जस्तजू कैसे अंदर तक होगी कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो फ़र्ज़ कर लेंगे बाहर से आपको इस तरह ट्रैक नहीं करता होगा, लेकिन अगर आपका दिल अंदर से साफ़ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो इंसान के दिल का सुकून होता है। इंसान आप ज़िंदगी में जितना मर्जी अमीर क्यों ना हो, सब कुछ मौजूद हो, लेकिन और मौसम जितना बड़ी अच्छा क्यों ना हो आपके इर्द गिर्द का, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर सुकून नहीं है, आपका दिल बेचैन है, तो हर चीज़ बेमानी हो जाती है। इसी तरह आपको अगर आप जिस इंसान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बीवी भी हो कोई भी हो, लेकिन उससे आपको दिल का सुकून नहीं मिल रहा, बता जितना मर्जी खूबसूरत क्यों ना है, तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। लेकिन इंसान जिस इंसान का ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बेशक शक्ल सूरत में एक आम इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन उससे आपको दिल का सुकून मिल रहा है। आप वो लोग मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे इस बात के ऊपर कि वो उनकी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी होगी, बेशक पैसे हों भी हो ना भी हों, लेकिन वो ज़िंदगी में वो खुश होंगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त है कि जब आप किसी बंदे का इंतखाब करें, उसका इंतखाब सिर्फ ना सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ पर ना करें, उसको अंदर से जानने की कोशिश करें। उससे आपकी ज़िंदगी में एक खुशहाली आएगी, आपको अंदर से दिल का सुकून मिलेगा, और आप एक किस्म की एक इबादत है, ये एक किस्म की इबादत होगी, अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे, अल्लाह ज़िंदगी में रहमत आएगी आपकी। ये मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, छोटी सी दरख्वास्त है जो मैं आपका रख दी है।
फाइनली मैं बात करूँगा खुशी के ऊपर कि खुशी कितनी किस्म की होती है। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है, सदियों की, मैं इसके बारे में हज़ारों सालों की मैंने हिस्ट्री को भी चेक किया है। खुशी जो होती है किसी इंसान की ज़िंदगी में वो 3 तरह की होती है। एक खुशी जो होती है वो इंसान जो होता है जो अपनी फैमिली के लिए करता है। उसके अंदर आप एम्परर भी हों, आप एक किस्म के बादशाह भी हों, आप एक जितने अमीर भी हों, गरीब भी हों, कोई भी इंसान हो, किसी मजहब तरीके से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, किसी नेचर से, किसी भी कल्चर से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, किसी मुल्क से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, उसके अंदर एक नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला ने उसके अंदर चीज़ डाल दी है कि जब भी अपनी फैमिली के लिए कोई काम करता है तो वो उसको अंदर से एक किस्म की खुशी भी मिलती है। वो कल को वो काम ख़राब भी हो जाए, ठीक भी हो जाए, कोई मसला नहीं होता, कहता कोई मसला नहीं है। वो दुख तो होता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर वो एक किस्म कहता है यार मैंने कुछ तो अपनी फैमिली के लिए किया, चलो बात नहीं बन सकी, तो वो फिर वो, लेकिन अगर फर्ज आपका कोई बेटा है, जो आपके माँ बाप अगर बीमार हैं, कल वो ठीक हो जाते हैं, आपको अंदर से अपने आप और आपने उनके लिए खिदमत की है या हम पैसे खर्च किए हैं, आपका बेटा कल वो डिग्री लेता है, आपने अपनी मेहनत से उसको पैसे खर्च किए हुए हैं, अपना पेट काट के, क्या आपको अंदर खुशी नहीं मिलेगी? तो एक खुशी वो होती है जिसको टच नहीं किया जा सकता। तो एक तो खुशी वो होती है। नंबर 2 जो खुशी होती है जब चैरिटी करते हैं, जब अल्लाह की राह में कभी देते हैं, जब किसी फ़कीर को देते हैं, जब किसी की मदद करते हैं बेलौस, बगैर किसी मतलब के, आप अंदर से अपने अंदर सुकून महसूस करते हैं। जिस तरह आप देख दुनिया की जितने मशहूर बिजनेसमैन हैं, जिसमें बिल गेट्स भी शामिल है और जिसमें अमेज़न का बॉस भी शामिल है, और दुनिया के कईयों को नाम ले लें, उन्होंने अपनी बड़ी अपनी जितनी भी, उसमें वॉरेन बफेट भी शामिल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि अपनी जितनी भी दौलत है उसका 50 से ज़्यादा % जो होगा उन्हें चैरिटी के नाम कर दिया हुआ है। वो क्या है, दौलत तो कमा ली है, लेकिन दिल के सुकून के लिए उन्हें ये सारे काम करते हैं। वो दुनिया में चाहते हैं कि उनका कोई चैरिटी से जो आप दिल को सुकून मिल सकता, किससे नहीं मिल सकता। चैरिटी से आपको जो खुशी मिल सकती है वो बिल्कुल किससे नहीं मिल सकती। तो इसीलिए वो एक खास किस्म का दिल का सुकून है, उसके लिए ये लोग ये करते हैं। इसलिए जो दूसरी खुशी जो होती है वो आपको अल्लाह की राह में खिदमत करने से मिलती है। और मेरे साथ कई लोग एग्री करेंगे, जो आप किसी एक आम गरीब बंदा भी होगा, वो किसी दूसरे फ़कीर को अगर 100 रुपया भी देगा या 20 रुपये भी देगा, उसको एक किस्म की अजीब किस्म की दिल की खुशी मिलेगी। वो एक अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेगा। फाइनली जो दिल की खुशी जो होती है वो होती है जो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जो आप अपने लिए करते हैं, बाकी 2 के अलावा। अब बाकी 2 जो खुशियाँ होती हैं जो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। और उसी खुशी की कमी है हमारे मुल्क में और हमारे लोगों के अंदर, क्योंकि हमारी सारी ज़िंदगी का जो फोकस जो होता है वो ज़्यादा फैमिली के ऊपर होता है, और जो लोग थोड़ा चैरिटी करते हैं उसके ऊपर होता है। लेकिन वो ज़्यादा अपने में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मैं बचपन में सुनता आया था, अपने नाना नानी थे, दादा दादी थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जो दुआएं करते, या अल्लाह हमें चलता फिरता ले जाना, बच्चों को खुशियाँ देखना नसीब करना, किसी का मोहताज ना करना। लेकिन वो होता ये है कि कई दफ़ा मैं देखा कि पाकिस्तान में अक्सर जो लोग हैं वो 40 के इर्द गिर्द या थोड़े ऊपर होते हैं, वो कोई ना कोई बीमारी का शिकार होते हैं। ज़्यादातर लोग बीमारी का शिकार है, कोई ना कोई बीमारी होती है। वो क्या होता है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की होती है। हम जब खाना खाने बैठते हैं, हम ये नहीं बैठते कि खाना खाते वक्त हमने जो खाना खा रहे हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए खाएं, अच्छा खाना खा, हम कहते हैं पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। वो उसके लिए अपने ना एक्सरसाइज करते हैं, ना कोई और चीज़ होती है। दूसरे उसके अलावा ये बात भी होती है, अब जिस बंदे से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो हमारी बीवी भी होती है, अक्सर हमारे साथ नहीं बनती होती, लेकिन हम इस चक्कर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यार बच्चों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो बच्चों की ज़िंदगी गुजारने में ना बच्चे खुश होते हैं, ना बीवी खुश होती है, ना आप खुद खुश होते हैं। इस्लाम, मुझे पता है कि जो तलाक जो है वो इस्लाम के अंदर कोई एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन जब आप एक इस किस्म के रिश्ते में हैं, बने हुए हैं, जिसमें ना आपको दिल का सुकून है, ना खुशी है, ना दूसरे बंदे को दिल का सुकून है, आप बस ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आप ज़िंदगी में दुनिया में ये इस काम के लिए आए हैं। तो हम लोगों को ये भी नहीं कह रहा तलाक दें आप एक दूसरे को, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप 2 बंदों की नहीं बन रही तो आपस में मोहब्बत प्यार से जुदा हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में आप जैसे ही आपकी लड़ाई होती है सारी शादी करना शुरू कर दो, नहीं, पूरी हद तक कोशिश करें एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से रहने की। अगर नहीं बन रही तो फिर आप उस तरफ जाएँ। आप दुनिया के कई जो फेमस बिजनेसमैन हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं कि उन्होंने इतनी दौलत होने के बावजूद भी, पता नहीं यहाँ पे कानून है, जब भी आपकी डिवोर्स होती है आपको 50% ऑलमोस्ट 50% अपना जो होता है बीवी को देना पड़ता है। वो इतनी मेहनत से अपनी दौलत कमाई होती है, वो क्या वजह होती है कि सब 50% दौलत अपनी बीवी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको पता होता है भाई यार जब हमने मरना हमने अपने से 1 रुपया भी साथ में लेकर नहीं जाना। अपने एंड तक अगर हमें खुशी नहीं मिल रही इस पार्टनर के साथ, तो वो अपनी मोहब्बत प्यार के साथ पैसे उस औरत को दे देते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को भी गुजारे, वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारें। अब अक्सर हम लोग ये कहते हैं ये वहाँ पर शादियाँ लंबी नहीं गुजरती, 1-2 का ख्याल नहीं करते और बस एक मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है भाई। आप अपने मुल्क में आज चेक कर सकते हैं कि ज़िंदगी के लोगों का क्या हाल है, कि लोग एक दूसरे के साथ क्या सलूक करते हैं। हम एक दूसरे को शुक्रिया करना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं कहूँगा अपने पर इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी बात ये है, वो आपको एक अपने इन्वेस्टमेंट करने के अलावा एक और मैं आपको बात कहूँगा, एक दूसरे को शुक्रिया अदा करना सीखें। एक दूसरे के साथ कहना सीखें मुझे आपसे मोहब्बत है। अब बीवी को कहना सीखें मुझे आपसे मोहब्बत है, बीवी ये कहना सीखें अपने हस्बैंड के साथ मुझे आपसे मोहब्बत है। वालिदैन कहना सीखें। हम अपने अंदर अज्यूम अपने अंदर किया हुआ हमने कि हम ये तो कहने की ज़रूरत कोई, ये तो ऐसे होती है, ऐसी बात नहीं होती। इज़हार बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कहना शुरू करें। आपको अपने अंदर आप रिलैक्स फील करेंगे, खुशी महसूस करेंगे।
तो ये मेरे एक आज का जो टॉपिक था, मैंने कोशिश की थी कि आपको ये पैगाम जो है मैं दूँ मैं यहाँ से। मैंने कोई ऐसी बात कही जो पसंद ना आई हो, मैं उससे मदद चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसको अगर शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी सलाह भी करें। मेरा ईमेल एड्रेस भी नीचे आ रहा होगा, और बाकी जो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के अकाउंट्स भी आ रहे होंगे, आप मेरे से वहाँ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस एरिया के बारे में, ये स्टोन्स जो हैं, ये पत्थर जो हैं, इनके बारे में दिखाऊंगा आपको, और थोड़ा इस एरिया के बारे में थोड़ी वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये किस किस्म का एरिया है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टोन हैं जो ये पत्थर जो हैं, ये इनकी जो एवरेज जो हाइट है, जो इनकी जो लंबाई है जो है वो 13 फुट है, और जो इनका जो वज़न है वो एवरेज जो है वो 25 टन है। ये आप देख सकते हैं कि पत्थर जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं। ये एरिया भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये पत्थर जो हैं ये आज से 4 से 5 हज़ार साल पुराने हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2 से 3 हज़ार साल पुराने हैं। ये इर्द गिर्द का एरिया आप चेक कर सकते हैं।